नमस्कारम, करें स्वीकार संजय पाल शोरान का। आज स्कूल व्याख्याता परीक्षा का एक और परिणाम जारी हुआ है संस्कृत का। तो यहाँ हम बात करेंगे कि जो कट ऑफ के अनुमान थे उन अनुमानों में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है या कट ऑफ की गणित परिवर्तित हो रही है। कौन से वो नियम हैं जिन नियमों की वजह से इतना अप डाउन हो रहा है। 35% और 40% के नियमों के अलावा भी कुछ ऐसे नियम हैं जो कट ऑफ को प्रभावित कर रहे हैं और फाइनल कट ऑफ को भी प्रभावित करेंगे। और 2023 और 2024 की जो भर्तियां हैं वो भी इन नियमों से प्रभावित होगी। कौन से वो नियम होंगे उसकी चर्चा करेंगे। जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रोल नंबर आ गया है वो अभ्यर्थी क्या करें। वे अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा दी है, अभी तो 3 विषयों के परिणाम आए हैं, जिनका डीवी में नहीं हुआ अर्थात इस लिस्ट में नहीं आया, वो क्या करें, इस पर बात करेंगे। और हमारी फ्री क्लासेस जो हैं वो यूट्यूब पर निरंतर आ ही रही हैं। ये आज की कट ऑफ है आपके संस्कृत की। कुल मिला के ये जो अंक हैं ये अंक हैं 450 में से। यहाँ डेट ऑफ बर्थ की गणित को भी समझते हैं। 288.81 एक से अधिक विद्यार्थियों के थे, लेकिन ये जो डेट ऑफ बर्थ है इस डेट ऑफ बर्थ तक के विद्यार्थियों को लिया गया। इसका मतलब है सामान्यतया नियम ये होता है कि जिसकी उम्र ज्यादा होती है उस अभ्यर्थी का सिलेक्शन, यदि 2 अभ्यर्थियों से एक का लेना हो तो उम्र जिसकी ज्यादा होगी उसका सिलेक्शन होगा। इसका मतलब है यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ 95 है, इसी नंबर पर, नंबर यही है केवल 94 है या 89 है, इन सब को भी इसमें शामिल कर लिया है। लेकिन यदि किसी के 288.81 नंबर है और उसकी डेट ऑफ बर्थ इसके बाद की है, इसका मतलब है किसी की डेट ऑफ बर्थ यदि 11 जुलाई 1996 में है तो उसका नहीं हुआ, ये डेट ऑफ का अर्थ होता है। ये इसी नंबर पर है। यदि किसी के नंबर मान लीजिए 289 हैं, फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि 288.81 से अधिक नंबर हैं, उनका तो इसमें नंबर आ ही गया है। लेकिन वे अभ्यर्थी जिनके इतने नंबर हैं तब उनमें से ये डेट ऑफ बर्थ मायने रखती है। अब जैसे ये मान लीजिए ईडब्ल्यूएस है, अब इसकी ये कट ऑफ है, इस नंबर पर इस डेट ऑफ बर्थ तक वाले अभ्यर्थी को ही लिया गया है। इसके बाद जिनका जन्म हुआ है इस डेट के बाद, उनका इसमें नहीं है। लेकिन जिसके मान लीजिए 275 नंबर हैं वो तो शामिल हैं ही, चाहे उनकी डेट ऑफ कुछ भी हो। एक और चीज देखने को यहां मिल रही है कि ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 269 समथिंग है, ईडब्ल्यूएस की 249। तो यहां कोई दिक्कत नहीं है। जनरल की जो कट ऑफ है वो किसी भी कैटेगरी से ज्यादा नहीं हो सकती है। बाकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ओबीसी से ज्यादा हो सकती है और यहां दिख भी रही है। इसमें कोई तकनीकी रूप से दिक्कत नहीं है। कुछ कैटेगरी में तो नॉट अवेलेबल साफ दिख रहा है। यहां एक और बात देखने को मिलती है कि मुझे लगता है एक्स सर्विसमैन के लिए मिनिमम 30% रखा गया है, क्योंकि 450 में से 30% होता है 150 नंबर। और जो दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं 30% रखा गया है, क्योंकि जो 35% होता है 450 का वह होता है 172.50। इसका मतलब है दिव्यांग श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए भी मिनिमम पास मार्क पेपर 1 और पेपर 2 में 30% यहां लग रही है। अब बात करेंगे उन नियमों की। उससे पहले हमने सारथी सीरीज शुरू की है, जिसका पहला वीडियो 9 अप्रैल 2023 को अपलोड हो गया था। दूसरा वीडियो इसका 16 अप्रैल रविवार को होगा। सारथी जो क्लास है वो हर संडे को अपलोड होनी है। इस बार का जो टॉपिक है वह है परीक्षा का पाठ्यक्रम सफलता का कंपास। ये टॉपिक है, अर्थात परीक्षा के पाठ्यक्रम से संबंधित यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके सवालों को शामिल करते हुए 16 अप्रैल की सारथी क्लास का वीडियो बनाया जाएगा। अब बात करते हैं वो नियम जिन्होंने कट ऑफ को बदला है। आज जैसे संस्कृत का रिजल्ट आया है तो संस्कृत में कुल मिलाकर 194 पद हैं।
ये अलग अलग पूरी विज्ञप्ति है ये ऑफिशियल। अब आते हैं नियम संख्या 3 पर। यह नियम ये कहता है, लंबा चौड़ा नियम है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 3 जो है उसका मूल भाव ये है कि यदि किसी कैटेगरी में, किसी कैटेगरी का मतलब है मान लीजिए ओबीसी, यदि ओबीसी की कैटेगरी में जो विधवा है, विडो कैटेगरी है, उस कैटेगरी में यदि महिला नहीं मिलती है, अर्थात ओबीसी में जो विडो कैटेगरी है उसमें महिला नहीं मिलती है, तो ओबीसी की विडो कैटेगरी के ये पद जो विधवा के हैं वो डाइवोर्सी अर्थात परित्यक्ता कैटेगरी की ओबीसी की महिलाओं से भरे जाएंगे। यदि किसी कैटेगरी में विधवा अभ्यर्थी नहीं मिलती है और विडो मिल जाती है तो वो पद विडो अभ्यर्थी की महिलाओं से भरे जाएंगे। यदि ओबीसी में या किसी भी कैटेगरी में, एससी मान लीजिए, एसटी मान लीजिए, ईडब्ल्यूएस मान लीजिए, कोई भी हो, यदि किसी कैटेगरी में विडो और महिला अभ्यर्थी नॉट अवेलेबल हैं तो जो विडो और महिला अभ्यर्थी के पद हैं वे पद उस कैटेगरी की महिला से भरे जाएंगे जो सामान्य महिला है। न तो वो विडो है न वो डाइवोर्सी में आती है, सामान्य वो मैरिड भी हो सकती है, अनमैरिड भी, उससे भरे जाएंगे। और इसी नियम में ये कहा गया है कि यदि किसी कैटेगरी में विडो नहीं मिली, डाइवोर्सी भी नहीं मिली महिला और सामान्य महिला भी नहीं मिली, उस कैटेगरी की महिला, उसको हम सामान्य महिला के रूप में कह रहे हैं, एसटी की, तो वो पद जो हैं उस कैटेगरी के पुरुषों से भरे जाएंगे। अब इसका अर्थ ये निकलता है कि किसी भी कैटेगरी में डाइवोर्सी जो कैटेगरी है, विधवा के बाद जो दूसरी कैटेगरी है परित्यक्ता वाली, तलाकशुदा वाली, तो डाइवोर्सी कैटेगरी की कट ऑफ काफी कम रहेगी क्योंकि विधवा कैटेगरी में महिलाएं मिलेंगी नहीं 40% या 35% वाली, तो वो पद जो हैं वो डाइवोर्सी को जाएंगे, तो डाइवोर्सी के पदों की संख्या बढ़ जाएगी, पदों की संख्या बढ़ेगी तो महिला उसकी कट ऑफ कम होगी। कुछ विषयों में ऐसा भी देखने को मिलेगा कि विडो और डाइवोर्सी दोनों ही नहीं मिली तो उस कैटेगरी की महिला की जो कट ऑफ है वो नीचे जाएगी। क्यों? क्योंकि विडो और डाइवोर्सी के पद जो हैं वो उस कैटेगरी की महिला को मिल जाएंगे। और ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि तीनों ही नहीं मिली तो वो फिर सारी पद जो हैं उस कैटेगरी के पुरुष को मिल जाएंगे और फिर उस पुरुष की कट ऑफ कम रहेगी। ये है नियम नंबर 3। अब आते हैं 4 नियम को। जो विशेष योग्यजन है, निःशक्त जन है, उन्हें आरक्षण क्षैतिज हॉरिजॉन्टल है। अब क्षैतिज का मतलब यह है कि एक दिव्यांग है ओबीसी का, तो वो दिव्यांग पुरुष या महिला जो भी उसकी कैटेगरी है तो उसको उसी कैटेगरी में समायोजित किया जाएगा, अर्थात उसके लिए अलग पद नहीं है। मान लीजिए ओबीसी में 5 पद हैं पुरुषों के और 3 पद हैं महिलाओं के, तो यदि ओबीसी का पुरुष दिव्यांग है तो वो इन 5 पुरुषों में से एक पद को भर देगा, समायोजित इसमें से हो जाएगा। यदि कोई ओबीसी की दिव्यांग महिला दिव्यांग की कट ऑफ में आ रही है तो वो ओबीसी की इन 3 महिलाओं में से, जो सामान्य महिला है, विडो डाइवोर्सी वाले में से नहीं, सामान्य महिलाओं में से एक को कर देंगे। यदि कोई दिव्यांग विडो है, डाइवोर्सी है, तो वो विडो डाइवोर्सी की पद को लेगी। कहने का मतलब है कि निःशक्त जन जिस वर्ग का होगा, अब एक दिव्यांग है वो पुरुष हो सकता है, दिव्यांग महिला हो सकती है, दिव्यांग ओबीसी का हो सकता है, दिव्यांग महिला है तो वो विडो और डाइवोर्सी भी हो सकती है। तो वो जिस भी कैटेगरी का होगा उस कैटेगरी का जो पद है उसमें उसको समायोजित कर लिया जाएगा। इसको कहते हैं क्षैतिज आरक्षण। जो ओबीसी को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, सरकार ने फिर उसमें संशोधन किया, उसमें यही नियम था साहब। हालांकि ये विज्ञप्ति पुरानी है, जब अप्रैल में आई थी तब है, उसके बाद जो संशोधन हुए हैं। होता क्या है कि अभी तो यहां तो मिल नहीं रहे हैं दिव्यांग वगैरह। एक्स सर्विसमैन 12.5% एक्स सर्विसमैन है, तो एक्स सर्विसमैन सामान्यतया अधिकांश संख्या उनकी ओबीसी की होती है, तो एक्स सर्विसमैन के जो 12.5% में से अधिकांश अभ्यर्थी क्या है, ओबीसी के पुरुषों की सीट को ले जाते हैं। तो ओबीसी का जो मूल पुरुष है उसको बहुत कम सीट मिलती थी। ये ओबीसी का जो पूरा कहे ना, ओबीसी के हितों के साथ जो है कुठाराघात हुआ,
हितों के साथ अन्याय हुआ। ये उसका एक बड़ा पॉइंट था कि आप जो आरक्षण दे रहे हो इसमें एक्स सर्विसमैन महा महत्वपूर्ण था, इसमें यही रखा है। दिव्यांग में मुझे नहीं लगता संशोधन किया है, लेकिन एक्स सर्विसमैन ने यह कर दिया है कि उनके लिए अलग अलग समायोजित पद होंगे। दिव्यांग के लिए अभी भी यही नियम है। जो मैं पहले कहा था उसको थोड़ा संशोधित कर लें। यहां जो है ना, ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए महत्वपूर्ण है नियम। अब भूतपूर्व सैनिक भी जिस कैटेगरी का होगा उस कैटेगरी के पद को समायोजित कर लेगा। अब 12.5% है। अब 12.5% में मान लीजिए 8%, 9 या 10% ओबीसी वर्ग के आते हैं एक्स सर्विसमैन, तो वो ओबीसी वर्ग के जो पुरुषों की सीट है उस पे एक्स सर्विसमैन समायोजित हो जाते हैं। तो ओबीसी के मूल पुरुष के लिए पद बहुत कम बचते हैं, जो ओबीसी के मूल पुरुष के साथ अन्याय है। फिर इस पर आंदोलन हुआ, फिर सरकार ने इसमें संशोधन किया और कहा कि भूतपूर्व सैनिक के लिए हम अलग अलग प्रतिशत तय कर देंगे। अब आते हैं भूतपूर्व सैनिक के लिए जो आरक्षित पद हैं। यदि उन आरक्षित पदों पर कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है, जैसे फिजिक्स में नहीं मिले, तो होगा क्या कि जो सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण खाली पद रह जाते हैं, तो इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएंगी। अर्थात किसी कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन नहीं मिले तो वो पद खाली रह गए एक्स सर्विसमैन के, तो वो पद जो है सामान्य प्रक्रिया से भरे जाएंगे। लेकिन रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जाएगी, तत्पश्चात ऐसी रिक्तियां व्यापक हो जाएंगी। कहने का मतलब है, मान लीजिए एक्स सर्विसमैन के लिए 5 पद थे ओबीसी में तो होते नहीं एक्स सर्विसमैन के लिए, तो अब होंगे भविष्य में। तो एक्स सर्विसमैन के लिए जो पद हैं उतने पद अगली भर्ती में उनके लिए रिजर्व रखेंगे, लेकिन इस भर्ती में उन पदों को भरा जाएगा। लेकिन दिव्यांग में अलग नियम है। दिव्यांग में यह नियम है कि निःशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अंतर प्रवृत्ति इंटरचेंज कर सकते हो एक कैटेगरी में, क्योंकि एक्स सर्विसमैन की भी बहुत सारी कैटेगरियां हैं, सॉरी इसमें दिव्यांग की, तो आप इंटरचेंज कर सकते हो। एक कैटेगरी में दिव्यांग की कोई अभ्यर्थी नहीं मिला है तो दूसरी कैटेगरी से ले लीजिए, इसे कहते हैं इंटरचेंज, अंतर परिवर्तन। यदि उसमें से कोई निष्ठजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता का मतलब यहां नौकरी देने वाला शिक्षा विभाग उस रिक्ति को निःशक्त जन के अलावा अन्य व्यक्तियों से भर सकेगा। लेकिन इसमें यह क्या है कि किसी कारण से भरी नहीं जाती है तो ऐसी रिक्तियां अगले भर्ती वर्ष में अग्निश्चित की जाएंगी। यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बेंचमार्क उपलब्ध नहीं होता है तो उसे, अब एक्स सर्विसमैन में और दिव्यांग के अंतर को समझिए। एक्स सर्विसमैन में यह है कि जितनी एक्स सर्विसमैन के पद हैं वे पद इस बार भर लिए जाएंगे, लेकिन अगले जो विज्ञप्ति आएगी उसमें उतने पद एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रहेंगे। इस बार तो 5 पद हैं एक्स सर्विसमैन के लिए, वो इस बार एक्स सर्विसमैन नहीं मिले, 1 या 2 मिले, जो 3 पद हैं वो बाकी लोगों से भर लेंगे, जो भी प्रक्रिया है उससे। लेकिन अगले साल जो 3 पद खाली रह गए वो 3 पद अगले साल एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रहेंगे। लेकिन दिव्यांग में ये है कि आप इस बार दिव्यांग के जितने पद हैं वो उनसे भरिए, और यदि वो नहीं भरे जाते हैं तो वो पद खाली रहेंगे और उतने पद अगले भर्ती के लिए जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे। अगले साल वो नहीं मिलते हैं तो फिर उन्हें सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। एक 35-40% वाला नियम आपको पता ही है। तो कहने का मतलब ये जो वीडो डाइवोर्सी वाला नियम था ये बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा इससे कट ऑफ में। अब बात आती है उन अभ्यर्थियों की जो इनका डीवी में हुआ है, उनके लिए क्या है। जिनका डीवी में हुआ है, पिछले वर्ष के कट ऑफ को आप देखें, जो डीवी की कट ऑफ थी और फाइनल कट ऑफ थी, कम से कम 8, 10, 12 नंबर का कम से कम अंतर आया है। इसका मतलब है यदि किसी अभ्यर्थी का डीवी में सिलेक्शन हो गया है, और उसकी, पुरुष की बात कर रहा हूं मैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, और यदि उसके नंबर जनरल की यहां ज्यादा कट ऑफ ऊपर जाएगी जो डीवी में रही है उसकी तुलना में, तो कम से कम मुझे लगता है 8 से 10 नंबर जनरल पुरुष की फाइनल कट ऑफ रहेगी, कम से कम बता रहा हूं मैं। हो सकता है वो 12 या 15 तक भी हो जाए। बाकी जो कैटेगरियां हैं वहां जनरल की जो कट ऑफ गई है डीवी की और फाइनल, उसकी तुलना में कम रहेगा। महिलाओं में और ज्यादा कम रहने की संभावना देखने को मिल सकती है। फिर भी मुझे यह लगता है
कि कम से कम 5 से 7 नंबर तो आपके डीवी से ऊपर होने चाहिए। अब इसमें भी एक थोड़ा सा क्या है, संशय है कि जो आंसर की आई है उसके अकॉर्डिंग आपके डीवी की तुलना में, मान लेते हैं आज संस्कृत में 288 नंबर रही कट ऑफ और आपके बन रहे हैं उस आंसर की के अनुसार 299, तो आपको लगता है मेरे तो 11 नंबर ऊपर हैं। लेकिन ठहरिए, रुकिए, ये आपके जो नंबर हैं ये प्रारंभिक आंसर की के अनुसार हैं। उसके बाद आपत्तियां मांगी गई हैं और आंसर की में भी परिवर्तन हुआ है। इसका मतलब है आपके नंबर इससे अधिक हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को आप? तो इसलिए जिनके भी कट ऑफ से कम 15 नंबर ऊपर नहीं है तो उनके लिए बहुत, ये नहीं है कि साहब मेरा सिलेक्शन हो गया है। हाँ, किसी विद्यार्थी के 20 नंबर 25 नंबर ऊपर हैं तो उनकी प्रबल संभावना है कि फाइनली वो सेलेक्ट होंगे, यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है तो। लेकिन कोई विद्यार्थी है जिसके मान लीजिए 294 नंबर थे आंसर की के अनुसार, लेकिन आंसर की में परिवर्तन हो गया, किसी क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है, तो हो सकता है वो 300 क्रॉस कर जाए, हो सकता है वो 290 से नीचे आ जाए, लेकिन इससे ऊपर है। इसका मतलब है ये जो डीवी वाले अभ्यर्थी हैं ये सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण स्थिति में हैं, क्योंकि इनके साथ अभी भी अदरजूल की स्थिति है, क्योंकि फाइनल आंसर की में नंबर 2, 5, 7, 10 नंबर तक ऊपर नीचे होते हैं आपकी जो ऑफिशियल आंसर की आई है प्रारंभिक आंसर की उसकी तुलना में। जो अभ्यर्थी नहीं हुआ है वो तो स्वाभाविक है कि दौड़ से बाहर ही हो गए हैं। अब इन दोनों के लिए जिनके बहुत अच्छे नंबर है 25-30 नंबर ऊपर हैं वो तो एक अलग बात है, 20, 25, 30, लेकिन जिनके नहीं है उनके लिए ये स्पष्ट कहूंगा, बड़ी दृढ़ता से कहूंगा कि आपको पुनः स्कूल व्याख्याता की तैयारी में जुट जाना चाहिए। ये विद्यार्थी जिनके 5-7 नंबर ऊपर हैं वो भी, और ये विद्यार्थी जिनका नहीं हुआ है। बाकी निर्णय आपको करना है कि आपको स्कूल व्याख्याता की करनी है, वरिष्ठ अध्यापक की करनी है या अन्य किसी परीक्षा की करनी है। ये विद्यार्थी, वे विद्यार्थी, हो सकता है कोई ऐसा विद्यार्थी हो जिसके 294 बन रहे हैं, उसको लग रहा है मेरा नहीं होगा, फिर उसका सिलेक्शन हो जाए। तो पढ़ा हुआ आपके लिए ऐसा नहीं है कि आपने तैयारी की स्कूल व्याख्याता की फिर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको ये नुकसान देगा। कोई नुकसान नहीं देगा साहब, आपने थोड़ी और अच्छे से तैयारी कर ली, आप विद्यार्थियों को थोड़ा और अच्छे से पढ़ाओगे क्योंकि आपने अपने विषय को वगैरह और रिवीजन कर लिया, जिनका डीवी में हुआ है फाइनली जिनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन वे विद्यार्थी जो ये सोच रहे हैं कि मेरा डीवी में हो जाएगा और फिर उनका नहीं होगा और वो तैयारी भी नहीं करेंगे तो उनको बहुत नुकसान होगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी में पुनः जुट जाएं, और साफ कह रहा हूं 2 से 3 माह अभी भी जो हैं वो आपके लगेंगे फाइनल लिस्ट आने में, क्योंकि अभी तो क्या हुआ है, अभी तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट आई है। थोड़ा सा समझिए इसको। अभी क्या हुआ है, अभी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट आई है जो 2 गुना है। इसके बाद डीवी की डेट आएगी, उसके बाद डीवी होगा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा और उसके बाद ज्वाइनिंग होगी। और इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 2 से 3 माह लगेंगे, और जिनके परिणाम जितने लेट आते जाएंगे उनके ये सारी प्रक्रिया उसी प्रकार से विलंब होती जाएंगी। तो ये मूल बात थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। मनोविज्ञान की जो फ्री क्लास है सरल मनोविज्ञान, वो भी क्लास नंबर 2 जो है वो कल गुरुवार को शाम को 5 बजे आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। रविवार को सारथी की क्लास नंबर 2 होगी। परीक्षा का पाठ्यक्रम आपके लिए किस प्रकार से कंपास है, कुछ विद्यार्थियों के लिए कंपास शब्द भी नया होगा, उसकी भी हम चर्चा करेंगे वीडियो में, और ये वीडियो कल अपलोड होगा। धन्यवाद। आपका कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, चाहे वो सरल मनोविज्ञान से संबंधित हो, सारथी से संबंधित हो या अन्य कोई। धन्यवाद।